बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सिनेमा घर में। आपके रेडियो साथी सारिका पंकज आज सिनेमा घर में कौन से सिनेमा के साथ आई है, इसे जानने से पहले करिए स्वीकार मेरा प्रणाम। 40, 50, 60 और 70 दशक में अनगिनत फिल्में, रोमांस, देश प्रेम, भक्तिभाव, पारिवारिक मनोरंजन तो सत्य घटनाओं के साथ साथ मशरूफ और मारूफ लोगों की लिखी कहानियां एवं उपन्यास पर आधारित बन रही थी, हिट भी हो रही थी। आज की तरह अंधाधुन फिल्में तब नहीं बना करती थीं। उसके कई कारण भी थे। तकनीक, फिल्म कलाकारों की कमी और दर्शकों तक पहुंचने वाले माध्यम के अलावा और भी भिन्न भिन्न रीजंस रहे थे। इन सब में जो भिन्नताएं थी वो ज्यादातर रोमांस, प्रेम, इन सब में मोहब्बत, इनके दुश्मन, परिस्थितियां वगैरह वगैरह। तो ऐसे में रोमांच की थोड़ी कमी थी। रहस्य और उसके समाधान विषयों पर कम ही फिल्में बना करती थी और आज के सिनेमा घर का यही विषय है, जिस पर कॉम्पेरेटिवली यानी कि तुलनात्मक समानार्थी यानी मैचिंग दो फिल्मी कहानियों को आपके लिए लेकर उपस्थित हूं। अगर मैं कहूं कि आज की फिल्म में गीत नहीं है तो आप कहेंगे, अरे ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म, क्योंकि गीतों के बगैर कोई फिल्म होती है भला। लेकिन तो हम आप सबको याद दिला दें उन सारी फिल्मों की जिसमें एक भी गीत नहीं था। 1937 में फिल्म बनी नौजवान, जिसके निर्देशक थे अस्पी ईरानी। संगीत मास्टर मोहम्मद का वाडिया मूवी टोन की प्रस्तुति थी, जिसमें हुस्न बानो, हरिश्चंद्र राव, मीनू द मिस्टिक ने काम किया। वाडिया मूवी टोन की वही फिल्म कंपनी थी जिसने 1935 में मशहूर फिल्म हंटर वाली का निर्माण किया था। 1961 में संपूर्ण रामायण, 1966 में अली बाबा 40 चोर, 1971 में श्री कृष्ण लीला, 1956 में हातिम ताई, 1950 में गणेश महिमा जैसी फिल्में बनाई। वैसे तो 1941 में मूवी टोन बिक गई और वी शांताराम ने वहां राजकमल कला मंदिर की स्थापना की। फिर B.R. चोपड़ा की फिल्म कानून आई 1960 में। मल्टी स्टारर ये फिल्म जिसमें अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, नंदा, महमूद, शशिकला थे। पूरी फिल्म सस्पेंस पर आधारित थी, जिसके कोर्ट सीन्स, उनका जबरदस्त प्रेजेंटेशन आज भी बेमिसाल है। मगर एक इत्तेफाक ही है कि इसके प्रोड्यूसर भी B.R. चोपड़ा थे। 1960 में आई उस फिल्म में भी कोई गीत नहीं था। इसके डायरेक्टर यश चोपड़ा थे, उनके छोटे भाई, जो कि B.R. चोपड़ा के कहने से उसमें निर्देशन दे रहे थे और दोनों में ही संगीत की कमान सलील चौधरी ने संभाली थी, जबकि गीत तो थे ही नहीं। तो फिर आखिर उन्होंने संगीत क्या दिया होगा? जी हाँ, ये इफेक्ट्स ही ऐसी फिल्मों को जानदार बनाते हैं और सलील चौधरी का कमाल आपको इत्तेफाक को देखते हुए जरूर महसूस होगा। आज के सिनेमा घर में मैं ऐसी ही दो फिल्में लेकर आई हूं जो कि मिस्ट्री थ्रिलर हैं। एक में कोई गीत नहीं, मगर दूसरी फिल्म 1973 में रिलीज हुई, एक धुंध में आना है। जी हाँ, फिल्म धुंध और इत्तेफाक ऑलमोस्ट एक जैसी फिल्में हैं और दोनों के प्रोड्यूसर एक ही थे, B.R. चोपड़ा। मगर इत्तेफाक में डायरेक्शन की कमान यश चोपड़ा संभाल रहे थे। वर्ष था 1969। कलाकार थे राजेश खन्ना, नंदा, बिंदु, मदनपुरी, इफ्तिखार। ये फिल्म ठीक ठीक चली थी, मगर कहानी का घुमाव उसके पोस्ट व्यूअरशिप में हमेशा इजाफा ही करती रहा। ये उस दौर की फिल्म थी जब राजेश खन्ना हिट पर हिट फिल्में दे रहे थे। बेहद पेचीदा स्टोरी थी इसकी, लास्ट सीन तक कातिल का पता नहीं होता। और कहानी कुछ इस तरह है, मगर पहले पात्रों का परिचय जान लेते हैं। रेखा दिलीप रॉय की पड़ोसन, अमीर विवाहित महिला है जिसका किरदार निभाया नंदा ने। हीरो दिलीप रॉय का रोल पर्दे पर राजेश खन्ना निभा रहे हैं। रेनू का एक टर्निंग पॉइंट किरदार पर्दे पर सजीव किया गया नेगेटिव रोल के लिए प्रसिद्ध बिंदु द्वारा। सुजीत कुमार एक इंस्पेक्टर के पात्र में है, इंस्पेक्टर दीवान के नाम से। सरकारी वकील का दमदार रोल निभा रहे हैं मदनपुरी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर खन्ना बनकर। गजानन जागीरदार साइकोलॉजिस्ट का रोल डॉक्टर त्रिवेदी के नाम से दिलीप रॉय का मनोविज्ञान जांचते नजर आते हैं फिल्म में। हिंदी फिल्मों के फिक्स्ड पुलिस ऑफिसर इफ्तिखार खान इंस्पेक्टर करवे बने हैं। साथ ही जगदीश राज भी हैं इंस्पेक्टर खान के नाम से। शम्मी बसंती हैं सुलोचना रॉय, यानी जिनका कत्ल होता है उसका रोल जो दिलीप कुमार की पत्नी है वो अलका ने निभाया।
कहानी बेहद उलझी हुई लगती है, मगर जब अलग अलग करके बताई जाती है तो सारा सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाता है। पहले दृश्य में पुलिस स्टेशन और फिर रात का रोड का दृश्य है, जिसमें पुलिस सायरन बजाती हुई कुछ मोटरसाइकिल और जीप चली जा रही है। कदमों की आहट जहां पहले से काफी लोग मौजूद है। कैमरा आगे बढ़ता है, फिर दिलीप रॉय के नहीं कहकर चीखना, एक औरत का सफेद साड़ी में मृत पड़ा शरीर और कैमरे का गोल गोल डीम्ड रोशनी में घूमना किसी अनहोनी का इशारा करता है। इंस्पेक्टर कर्वे कहते हैं, मिस्टर रॉय, आपने अपनी पत्नी का खून किया है। दिलीप रॉय चीखते हैं, कहते हैं, नहीं, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। रेनू, जो दिलीप रॉय की पत्नी की बहन है, कहती है, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने ही अपनी पत्नी का खून किया है। दिलीप रॉय कहता है, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, मगर इंस्पेक्टर कर्वे मिस्टर रॉय को डपट कर चुप करवाकर रेनू को बोलने के लिए इजाजत देते हैं। रेनू बताती है कि ये मेरी बहन के पति हैं, मशहूर पेंटर हैं, पिछले ही साल इनकी शादी हुई थी, मगर इनमें कुछ ही दिनों बाद झगड़ा रहने लगा। मेरी बहन को पार्टियों में जाने का बहुत शौक था और ये हर वक्त अपनी पेंटिंग्स में मशरूफ रहते थे। अक्सर उसके साथ बाहर जाने से इनकार कर देते थे। आज भी कुछ देर पहले ही, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मिस्टर दिलीप रॉय एक पेंटिंग बनाने में काफी मशरूफ है, तल्लीनता से उसमें रंग सजा रहे हैं। तभी पत्नी सजी धजी आकर कहती है, अरे तुम तैयार नहीं हुए, पार्टी पर चलना है। दिलीप पूछता है, कैसी पार्टी? पत्नी कहती है, अरे भूल गए, मिस्टर सिन्हा ने हमें डिनर पे बुलाया है, आज हमारी एनिवर्सरी है ना। दिलीप कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल गया। अच्छा ऐसा करो, तुम चलो मैं आता हूं फिर। और फिर मुड़कर पेंटिंग में कश लगाते हुए रंग भरने लगता है। पत्नी अकेले जाने से मना करती है और बीते पूरे साल का हिसाब लेकर बैठ जाती है। शिकायतें करती है, कहती है, देखती हूँ तुम आज कैसे पेंटिंग करते हो। कहते कहते उसके हाथों से ब्रश लेकर तोड़ देती है। दिलीप अपनी पेंटिंग को पूरा करने की बात कहता है कि जब ये पेंटिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रखी जाएगी तब तुम मुझ पर फख्र करोगी। गुस्से में पत्नी पेंटिंग को नुकसान करती है और उसी के प्रतिशोध में मिस्टर रॉय अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर देता है, ऐसा दिखाया जाता है। जब रेनू घटना बताना खत्म करती है, दिलीप रॉय रेनू का गला पकड़ लेते हैं। अगले दृश्य में कोर्ट सीन है, जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिलीप रॉय पर आरोप लगाते हैं और दिलीप रॉय उस आरोप को दोहराता है, हाँ मैंने अपनी बीवी का खून किया है, और जोर से ठहाके लगाता है और अगले ही पल वो रोने लगता है। फिर डिनाइड मोड में आकर कहता है कि मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया, और फिर सब लोगों को मारने की बात कहता है, सबको मार दूंगा। जज साहब दिलीप रॉय को मानसिक रूप से अस्वस्थ करार देते हैं और मेंटल असाइलम भेजने का हुक्म देते हैं। अगले दृश्य में दिलीप रॉय पागल है या फांसी से बचने के लिए नाटक कर रहा है, ये जानने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर खन्ना जब साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिवेदी के पास पहुंचते हैं तो वहां इंस्पेक्टर देवान मौजूद हैं। देवान की ही कस्टडी में दिलीप रॉय हैं। डॉक्टर और इंस्पेक्टर दोनों दिलीप रॉय के पागल होने न होने पर बातें कर रहे हैं और इसको लेकर काफी कंफ्यूजन में भी है। दिलीप रॉय 27 नंबर के नाम से भर्ती है, उसका बिल्ला नंबर 27 है वहां। मिस्टर खन्ना जब रॉय से मिलते हैं तो रॉय के हाथों में कानून की किताब है। रॉय से मिलकर लॉयर खन्ना किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले दिलीप रॉय पागलखाने से भाग जाता है। बारिश हो रही है, चारों तरफ कुछ सूझता नहीं। ऐसे में दिलीप रॉय भागते भागते पुलिस का रिवॉल्वर लेकर फरार होने में सफल हो जाता है। सूचना सुनिए। आज शाम एक पागल पागलखाने से भाग गया है। वो बहुत खतरनाक है। उसने अपनी बीवी का खून किया है। आपको चेतावनी दी जाती है कि दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, आगे उसका हुलिया और कपड़े का
ब्यौरा दिया जा रहा ही होता है कि हरी साड़ी पहने एक औरत के सामने दिलीप रॉय आता है। वो चीखती है तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। दिलीप रॉय पूछता है, घर में कौन कौन है? रेखा बताती है कि कोई नहीं है। दिलीप रॉय को रेखा गीले कपड़े बदलने को कहती है ताकि वो उसका सोफा न खराब कर दे। रेखा के पास भी एक रिवॉल्वर है जिसे दिलीप रॉय देख लेता है। घटनाक्रम तेजी से बदलता है। दिलीप रॉय काली टी शर्ट, मरून पैंट रेखा के पति मनमोहन का लेकर पहन लेता है और किचन में अपनी वर्दी जो पागलखाने में पहना था उसने वो उसे छिपा देता है। यहाँ हर बात गौर करने की है। डॉक्टर त्रिवेदी रेखा को जानते हैं और इसी बीच वो इंस्पेक्टर दीवान के साथ वहां आते भी हैं। रॉय की मौजूदगी में रेखा की एक नेबर अपने बच्चे के लिए दूध लेने भी आती है। उसी दौरान मनमोहन कलकत्ते गया है, ये बात रेखा सबको कॉमन रूप से बताती भी है, पड़ोसन को भी और डॉक्टर त्रिवेदी को भी। बीतते हर वक्त में रेखा और दिलीप एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, सुख दुख बांटते हैं। इंसान के स्वभाव के मुताबिक वो लंबे समय से एक साथ थे, बंद घर में थे और दोनों पैनिक में थे। दिलीप और रेखा नशा भी करते हैं साथ बैठकर। उसी दौरान रॉय का म्यूजिकल लाइटर आवाज करता है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये म्यूजिकल लाइटर पागलखाने में भी जब दिलीप रॉय जलाता है तो सबके ध्यान में आता है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। रेखा भी संतान के लिए तरस रही है, ये ऐसा बताती है वो दिलीप को। तभी इंस्पेक्टर दीवान फिर से आते हैं और बातों बातों में दिलीप रॉय का लाइटर उसे टेबल पर मिल जाता है। रॉय बेडरूम में छिपा है। बाथरूम में उसे एक लाश मिलती है, मगर जब वो रेखा को वहां ले जाता है दिखाने के लिए तो वहां कोई लाश ही नहीं है। दिलीप रॉय रेलवे स्टेशन जाने के लिए इंक्वायरी पर फोन करके ट्रेन का पता पूछता है कि कहाँ आएगी, कब आएगी। फिर से डॉक्टर त्रिवेदी और इंस्पेक्टर दीवान तभी पहुंचते हैं, मगर रॉय भाग जाता है वहां से। रेखा उसके ट्रेन 4:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने की बात डॉक्टर त्रिवेदी और इंस्पेक्टर दीवान को बता देती है। इधर इंस्पेक्टर खान और इंस्पेक्टर करवे को दिलीप रॉय के घर से कुछ और के मौजूद होने के सबूत भी मिलते हैं और इधर दिलीप रॉय अपना रिवॉल्वर डॉक्टर त्रिवेदी को सौंपकर पागलखाने से रेखा के घर पहुंचने तक की सारी कहानी बताता है कि किस मजबूरी में वो भागा था और किस मजबूरी में वो वहां पहुंचता है, कैसे रेखा और उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर जगमोहन की लाश मिलने की बात बताता है कि वॉशरूम में यानी कि बाथरूम में एक लाश पड़ी है। रॉय की कल्पना है जगमोहन की लाश दिखने की बात, जो कि अब गायब है। दीवान रॉय पर चिल्लाता है। तभी सीआईडी इंस्पेक्टर जो रॉय की बीवी के कत्ल की जांच कर रहे हैं वहां जगमोहन की लाश के साथ आते हैं। रेखा शिनाख्त करती है कि यही जगमोहन है। दिलीप रॉय भी बताता है कि यह वही लाश है जिसे मैंने बाथरूम में देखा था। इंस्पेक्टर दीवान इस पूरी कहानी को पोइट्री करता है कि दिलीप रॉय ने ही जगमोहन की हत्या की है, यह हत्यारा है। डॉक्टर भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि रॉय की मानसिक स्थिति तो ठीक है नहीं। तब इंस्पेक्टर करवे के तफ्तीश में दिलीप रॉय बताता है कि कैसे दीवान आया और फिर लाश गायब हो गई। इंस्पेक्टर करवे को बाथरूम से फ्लाइट का टिकट मिलता है जब वो दोबारा वहां जांच करने पहुंचते हैं, जिस पर एक दिन पहले की डेट है और शाम 6 बजे की लैंडिंग का टाइम दिया हुआ है। मतलब जगमोहन घर आया था, घर नहीं आया था तो उसकी फ्लाइट टिकट कैसे आई। करवे दिलीप रॉय को गिरफ्तार करते हैं। रॉय के परफेक्ट प्लानिंग की भी तारीफ कर रहे हैं। तभी रॉय का लाइटर की आवाज आती है। रॉय दीवान को याद दिलाता है कि आप यहाँ अकेले आए थे, इसी लाइटर के कश से आपने सुलगाया था और साबित करता है कि आपने मेरा लाइटर अपने पॉकेट में गलती से बातों बातों में रख लिया था। और फिर इंस्पेक्टर करवे और खान रेनू को बुलाते हैं। लाइटर रेनू ने ही रॉय को दिया था गिफ्ट के तौर पर और ऐसा लिखा भी हुआ है उस पर। जब रेनू कहती है कि उसी ने दिया था तब घबराहट में इंस्पेक्टर दीवान कहता है कि रेखा ने दिया था। फिर इंस्पेक्टर करवे कहते हैं कि आपने कहा था बाजार से खरीदा था, फिर आप रेखा को जानते भी नहीं।
तो फिर ये प्यार, मोहब्बत, तोहफे, तवायत की बात कहां से आ गई? इंस्पेक्टर कर्वे फिर सारा खुलासा करते हैं कि इंस्पेक्टर दीवान और रेखा के अवैध संबंध हैं। जगमोहन अचानक घर आते हैं और दीवान और रेखा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। दीवान उनका कत्ल करता है और उस वक्त दिन की रोशनी थी, सो बाथरूम में लाश छिपा देता है। मगर इत्तेफाकन बदकिस्मती से मिस्टर दिलीप रॉय वहां पहुंचते हैं और फिर उसे बलि का बकरा बनाने के लिए मिसेस जगमोहन और दीवान ये साजिश रचते हैं। इंस्पेक्टर कर्वे दिलीप रॉय की बीवी के कत्ल का सच भी बताते हैं कि रेनू ने अपनी बहन का कत्ल किया है। उसके हाथों में कड़े की मोतियां रॉय के पेंटिंग बॉक्स यानी कि पैलेट में मिलती हैं और फिर रेनू के पास मोटिव भी था इस कत्ल का। इस तरह दिलीप रॉय दोनों हत्याओं के इल्जाम से मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी कहते हैं, वाकई लगता है कि मिस्टर रॉय नहीं, हम सब पागल हैं। मगर रॉय कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, ये सब इत्तेफाक था। रेनू ने मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर जगमोहन के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा, फिर सब इत्तेफाक था। मगर इन दोनों इल्जामों से बरी हो जाना इत्तेफाक नहीं। हम सब के ऊपर जरूर एक ऐसी ताकत है जो सच को झूठ और दिन को रात से अलग करती रहती है। रेखा खुद को गोली मार लेती है और इस फिल्म का संदेश दिलीप रॉय कहते हैं, काश गुनाह से पहले हमारा ज़मीर जाग जाया करे। जिंदगी ठहर गई, ये लोग ठहर गए, मगर वक्त कभी नहीं ठहरता। मुमकिन है गुनहगार इंसान के इंसाफ से बच जाए, मगर भगवान के इंसाफ से कभी नहीं बचता। इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है इस संदेश के साथ, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कानून की बारीकियां, उनकी प्रूफ करने की कवायद B.R. चोपड़ा को खूब आती थी, तभी तो उन्होंने 3 बार ये फिल्में बनाई। अशोक कुमार, नाना पालेस्कर, मदनपुरी, नंदा, जगदीश राज, इफ्तिखार जैसे आर्टिस्ट को उन्होंने रिपीट भी किया। 1960 में कानून बनाया, उसमें भी कोई गीत नहीं था, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सलील चौधरी को जिम्मेदारी दी। फिर जब 1969 में इत्तेफाक बनाया, तब भी एक भी गीत फिल्म में नहीं था, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिर से सलील चौधरी को चुना। और कहानी भी अख्तर उल इमाम ने कानून, इत्तेफाक और धुंध की लिखी थी। अख्तर उल इमाम ऑल इंडिया रेडियो के स्टाफ थे, बाद में फिल्मिस्तान स्टूडियो एज अ डायलॉग राइटर ज्वाइन किया था। 1948 में झरना फिल्म से सिनेमा का कैरियर शुरू किया। अब जरा इन तीनों फिल्मों की टाइमिंग को समझते हैं, किसने कितना वक्त लिया। कानून 2 घंटे 30 मिनट, तो धुंध 2 घंटे 10 मिनट। ये लंबी फिल्में थी, जबकि इत्तेफाक 1 घंटे 45 मिनट की है। ऐसा बताते हैं शायद इसलिए क्योंकि इत्तेफाक में कोर्ट रूम सीन्स नहीं थे, जो कि B.R. चोपड़ा की स्पेशलिटी मानी जाती थी। अब आते हैं धुंध की कहानी पर।
वर्ष 1973 में B.R. चोपड़ा ने प्रोड्यूस भी किया और डायरेक्ट भी किया फिल्म थी धुंध। कैमरामैन थे धर्म चोपड़ा, संगीत रवि का। इस फिल्म में 4 गीत भी हैं। साहिर लुधियानवी इसके गीतकार हैं। फिल्म का नाम है धुंध, मतलब रहस्य, जिसके पार क्या है ये नजर नहीं आता। मतलब अंत या कहानी का निष्कर्ष का अंदाजा लगाना मुश्किल है, जैसा कि इत्तेफाक में भी था। मगर वहां बार बार सेम सिचुएशन आ रहे थे और यहाँ भी इत्तेफाक की शादीशुदा हीरोइन अपने पति के लाश के साथ पाई जाती है। आपने इत्तेफाक में इत्तेफाकन होने वाली घटनाओं पर जोड़ घटाव सुना। अब जानते हैं धुंध में क्या वही होता है जो इत्तेफाक में हुआ था, या कुछ अलग ही अंत होगा इसका। ये तो जब 11:59 होगा तब पता चलेगा आपको। सबसे पहले आइए पात्रों का परिचय करवा देते हैं। देखते हैं दिलीप राय इसमें किस नाम से है, यानी कि फिल्म का वो किरदार किस नाम से है। नवीन निश्चल चंद्रशेखर और शेखर का किरदार निभा रहे हैं। 2 नाम का क्या चक्कर है ये तो फिल्म में मालूम होगा। जिनत अमान है रानी रंजीत सिंह। उनके पति का नाम रंजीत सिंह है, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति है जिसके जुल्म से सारा परिवार त्रस्त है। नाम है ठाकुर रंजीत सिंह। इनका पात्र डैनी डेंजगोपा निभाते नजर आएंगे पर्दे पर। संजय खान एडवोकेट सुरेश सक्सेना की भूमिका में हैं। ये रानी के प्रेमी बताए जाते हैं। असल में क्या है ये तो कहानी में ही आप जान पाएंगे आगे। इंस्पेक्टर जोशी का रोल मदनपुरी ने निभाया है। नाना पालेस्कर, जो कि कानून में भी थे, यहाँ जज की भूमिका में नजर आते हैं। देवन वर्मा बांके लाल बने हैं, जो कि रंजीत सिंह के नौकर हैं। इंस्पेक्टर बख्शी जगदीश राज हैं। लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक कुमार हैं। उर्मिला भट्ट रंजीत सिंह यानी डैनी की सौतेली मां की भूमिका में है, मिसेस सुनील के नाम से पर्दे पर। इस फिल्म में रवि और साहिर की मेहनत को सुरों में बांधा मन्ना डे, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों ने। ऐसी फिल्मों में ज्यादातर दृश्य फिल्म की मानव निर्मित सेट पर होती है, क्योंकि शायद घटनाक्रम को बांधने के लिए सीमित स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। इत्तेफाक की तरह यहां भी कास्टिंग के आरंभ में गीता के बहुप्रचलित मंत्र से आरंभ होता है। कास्टिंग में पहाड़ी पृष्ठभूमि, ये गीत धुंध के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध
संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 ला। रात के अंधेरे में एक सफेद कार जो काफी रश से बढ़ी जा रही है आगे। तीखे रास्तों पर चलती हुई वो आगे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। गले में मफलर, कोट पहने, हाथों में टॉर्च की रोशनी लिए एक व्यक्ति उस कार से उतरकर रिहायशी जगह पर एक कोठीनुमा घर का दरवाजा खटखटाता है। धक्का देता है तो चरमराहट के साथ दरवाजा खुल जाता है। व्यक्ति अंदर जाता है तो बड़े से लिविंग रूम में किसी व्यक्ति को बैठा हुआ देखता है, क्योंकि उसकी पीठ नजर आ रही थी। दरअसल उसकी पीठ इस आगंतुक की तरफ होती है। आगंतुक कुछ कदम करीब जाकर माफी मांगते हुए बताता है कि उसकी कार खराब हो गई है, वो एक फोन कॉल की मदद के लिए यहाँ आया है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो आगे बढ़कर भाई साहब कहकर और करीब जाता है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो उसे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को छूकर भाई साहब फिर से कहता है और वो व्यक्ति कुर्सी से लुढ़क जाता है। तभी टॉर्च की रोशनी में नीली साड़ी में एक जवान खूबसूरत औरत हाथों में रिवॉल्वर लिए वहीं खड़ी होती है। कहती है, ये खून मैंने किया है, ये मेरे पति हैं। आगंतुक घबराहट में अपने पति। तभी वो नीली साड़ी वाली औरत कहती है, टेलीफोन सामने वाली टेबल पर रखा है, आप पुलिस को बुला लीजिए। सफेद फोन पर जैसे ही नंबर डायल करना वो शुरू करता है, उसे सिसकने की आवाज आती है। दरअसल ये व्यक्ति जो मृत पड़ा है वो रणजीत सिंह है। उसकी पत्नी रानी है नीली साड़ी में और आगंतुक है चंद्रशेखर। हाँ, तो रानी अपनी दुखी जीवन पर रोती है, अपनी दुख भरी दास्तान चंद्रशेखर को सुनाती है। कैसे उसने नर्क में 5 साल से जिंदगी बिताई है। कहती है, ये पति थोड़े ही थे, जानवर थे जानवर। बात बात पर झगड़ते थे, चीखते थे, अपमानित करते थे, भद्दी गालियां देते थे। पहले तो खुद को खत्म करने की सोचती रही, मगर आज प्याला भर गया था। उन्होंने पिस्तौल निकालकर कत्ल करने की धमकी दी। मैंने भी झपट लिया उनका रिवॉल्वर। हाथापाई में गोली चल गई और चंद्रशेखर सवाल करता है कि गोली की आवाज सुनकर कोई आया नहीं, क्योंकि रंजीत की माँ, छोटा भाई, नौकर, नौकरानी सब इसी घर में रहते हैं। वहां तब रानी बताती है, इस घर के लिए गोली की आवाज सामान्य सी बात है, क्योंकि रंजीत सिंह व्हील चेयर पर बैठकर दिन रात कुत्ते बिल्लियों को गोली से मारते रहते थे। चंद्रशेखर कारण पूछता है तो रानी बताती है कि एक दिन रणजीत सिंह को शेर ने जख्मी कर दिया, जिससे उसकी टांगे बेकार हो गई और वो उसका बदला सबसे लेता रहता था। कई बार तो राहगीरों को गोली लगने से बचाया है। फिर जंगल में आकर हम रहने लगे। पड़ोसियों ने इतनी शिकायत की कि जीना मुश्किल हो गया था। चंद्रशेखर पुलिस बुलाने से मना करता है। कहता है, ऐसे जानवर के लिए मरने से क्या फायदा। रानी को आगे कहता है कि इसका कत्ल आपने किया है, कोई नहीं जानता ये बात, मैं आपको बचाऊंगा। कहता है, यह खून नहीं, इत्तेफाकी हादसा है, गोली तो आपको भी लग सकती थी। रानी कहती है, कानून नहीं मानेगा। चंद्रशेखर कहता है, कानून वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। चंद्रशेखर एक प्लान करता है कि ऐसा लगे कि किसी चोर ने यह हत्या की है। रानी की मदद से रणजीत सिंह के कमरे में जाकर उसकी अलमारी है, उसकी चाबी रणजीत सिंह के जेब में है, ऐसा रानी बताती है। बाहर का दरवाजा बंद करता है और फिर प्लान के मुताबिक पुलिस को बुलाता है। इंस्पेक्टर जोशी सभी घर वालों, नौकर के साथ पूछताछ करते हैं। फिर चंद्रशेखर बताता है कि वो घर का सदस्य नहीं है। तब उसका बयान लिया जाता है, जिसमें वो बताता है कि उसकी टक्कर हो गई थी यहां आने से पहले। वो एक आदमी था, मगर वो उसकी शक्ल नहीं देख पाते क्योंकि धुंध बहुत थी। मगर हाँ, उसने नीले या काले रंग का ओवरकोट पहना हुआ था, लंबे कद का था। इंस्पेक्टर जोशी चंद्रशेखर को शहर छोड़कर जाने के लिए मना करते हैं और फिर
चंद्रशेखर वहां से चला जाता है। तभी रंजीत सिंह का छोटा भाई, जो शरीर से तो बड़ा है मगर दिमाग से अब भी बच्चा ही है, वो रंजीत को मरा हुआ देखकर खुश होता है और तब इंस्पेक्टर जोशी घर वालों के बयान उनके सामने ही दोहराते हैं। नौकरानी का बयान है कि मेम साहब को सरदर्द की गोली चाहिए थी, गोली कमरे में नहीं मिली तो साहब के कमरे में आई तो देखा कि साहब मरे पड़े हैं। ऐसा लगता था किसी ने उनका खून कर दिया है। इंस्पेक्टर जोशी रानी को लेकर नौकरानी के साथ किचन में जाते हैं। स्टॉप वॉच की मदद से आने जाने का वक्त देखते हैं। 45 सेकंड होता है। कहते हैं इतनी देर में खूनी भाग सकता है। फिर किचन में एक कमरा है जिसमें बांकेलाल नौकर रहता है। तभी सिपाही बताता है कि रंजीत सिंह के कमरे की अलमारी खुली पड़ी है, सारा सामान तीतर बीतर है। उस अलमारी में एक तस्वीर मिलती है जिस पर किरण लिखा है। कोई ध्यान नहीं देता उस पर। पूछे जाने पर रानी पहचानने से मना करती है। नौकर बांकेलाल के विषय में जब इंस्पेक्टर जोशी पूछते हैं तो मालूम लगता है कि वो साहब को चाय देकर रोज रात के 9:30 बजे कहीं चला जाता है। ये दृश्य उसी जगह का है जहां बांकेलाल जाता है। जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी, हाय पतली कमरिया, हाय रे पतली कमरिया लटक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। गल खाती जुल्फें जो दुनिया ने देखी, गल खाती जुल्फें जो दुनिया ने देखी, गल खाती जुल्फें जो दुनिया ने देखी, डाल फांसी गले में लटक गई रे, डाल फांसी गले में लटक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, जैसे बादल में बिजली, हाय रे हाय, जैसे बादल में बिजली कड़क गई रे, बादल में बिजली कड़क गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। पुलिस यहाँ पहुंच जाती है। बांकेलाल भी लंबा काला ओवरकोट पहना हुआ है और काफी नशे में है। सुबह होती है। चंद्रशेखर की कार, जो कि एक्सीडेंट की वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी, उसे चंद्रशेखर टो करवाकर हटा रहा होता है वहां से। वहां रानी आकर उसका धन्यवाद करती है।
चंद्रशेखर कहता है, कभी मदद की जरूरत हो तो याद कर लीजिएगा, इंसान ही इंसान के काम आता है। वहां पुलिस थाने में छमिया का बयान है कि बांकेलाल तकरीबन हर रात उसी वक्त वहां आता है और कल रात भी 10 बजे से वहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर जोशी कहते हैं कि इसका मतलब बांकेलाल का हाथ इसमें नहीं हो सकता। पुलिस जब बांकेलाल को बताती है कि उसके साहब रणजीत सिंह का खून हो गया है, तब वो कहता है कि आप उल्टी बात कर रहे हैं साहब, उन्होंने किसी को मार डाला होगा। फिर पुलिस के पूछने पर बताता है कि था तो मेरा मालिक, मगर 3rd क्लास आदमी था, घर वाले भी परेशान रहते थे उससे। सच्ची बात बताता हूं, उसे कोई भी मार सकता था। सौतेली माँ या जिस भाई को उसने पागल बनाया था, या फिर जिस बीबी पर बात बात पर गालियां देता था, हाथ उठाता था या प्लेट फेंक कर मारता था, उनको कोई भी मार सकता है इनमें से। हमने तो भुगत लिया, अब ऊपर वाला भुगते। इंस्पेक्टर कुंदनलाल के साथ इंस्पेक्टर जोशी रणजीत सिंह की मां से मिलने जाते हैं। पूछते हैं कि कैसे संबंध थे आपके उनके साथ। फिर वही बात बांकेलाल वाली। मां भी बताती है कि पैसे पैसे के लिए कैसे रणजीत सिंह ने उन्हें मोहताज बनाकर रखा था। एक संतान है लड़का 16 बरस का, उसे भी पागल बना दिया था उस रंजीत ने। जोशी आगे पूछते हैं कि अब रंजीत सिंह की मौत के बाद इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? आप। अगले दृश्य में रंजीत सिंह का छोटा भाई खिलौने वाली बंदूक से रंजीत सिंह की तस्वीर पर गोलियां चला रहा होता है। पुलिस कहती है कि ये तो मर चुके हैं। लड़का कहता है, कल किसी और ने मारा था, आज मैंने मारा है। कल जिसने मारा था उसे जानता हूं पर बताऊंगा नहीं। मां जब रोकती है तब इंस्पेक्टर जोशी फिर से उससे पूछते हैं, बताओ बताओ ना, किसने मारा? वो कहता है, भगवान ने मारा उन्हें, और वो कहकर बच्चों की तरह वहां दौड़ के भाग जाता है। सुरेश से टकराता है, वो अंदर आकर अफसोस जाहिर करता है। रंजीत मां और बीवी से बात करता ही है कि पुलिस के पूछने पर बताता है कि वो रंजीत का दोस्त है और लगभग रोज यहां आता है। इत्तेफाक से कल ही नहीं आया था। सुरेश अपनी सिगार निकालता है तो इंस्पेक्टर जोशी उसके सिगार की तारीफ करते हैं। सुरेश उसे गिफ्ट कर देता है उन्हें। बातों बातों में रानी चंद्रशेखर उसके बयान के विषय में सुरेश को बताती है। पुलिस स्टेशन में एक अनजान उंगलियों के निशान मिलते हैं, जिसे इंस्पेक्टर जोशी सुरेश के लिए हुए सिगार पर के फिंगरप्रिंट से मिलाने को कहते हैं। इधर सुरेश चंद्रशेखर से अनजान बनकर मिलने पहुंचता है। चंद्रशेखर सुरेश को नहीं पहचानता। ये देखकर सुरेश खुद से कहता है, शुक्र है भगवान का, इसने मुझे देखा नहीं है। अगर इधर रंजीत के घर पर उसकी मौत के वक्त चाय की ट्रे पर पाई गई फिंगरप्रिंट और सिगार पर के फिंगरप्रिंट एक ही हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जोशी और बांकीलाल से सुरेश के बारे में पूछते हैं। दोनों शतरंज खेलते थे। पुलिस पूछती है कि दोस्ती ज्यादा किसके साथ थी, साहब या मेम साहब के साथ? बांकीलाल कहता है कि मेम साहब के साथ। पुलिस सुरेश से कत्ल की रात कहां थे ये पूछने पर सुरेश एक पार्टी में होने की बात बताता है, जिसका मेजबान वो खुद था। पुलिस उलझ जाती है। इंस्पेक्टर जोशी अपने कोलीग के साथ सारे सर्कमस्टांसेस पर डिस्कस करते हैं। अगर सुरेश होटल में था तो रंजीत के घर पे कौन था? जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, क्यों कर हुआ, दो जगह वो जाने जा क्यों कर हुआ, दो जगह वो जाने जा क्यों कर हुआ। साकी की गवाही है कि मैं खाने में थे। शेख साहब का ये कहना है कि वो मस्जिद में थे और साकी की गवाही है कि मैं खाने में थी। तो सवाल ये पैदा होता है, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, दो जगह वो जाने जा क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों
दिल, आपका दिल, अरे जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, जो जहाँ वो जाने जा क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ। कोई भी कातिल नहीं मेरा अगर, कोई भी कातिल नहीं मेरा अगर, फिर ये कत्ले नागहा क्यों कर हुआ, फिर ये कत्ले नागहा क्यों कर हुआ। धुआं उठा तो कहीं आग भी लगी होगी, गला कटा तो छुरी भी कोई चली होगी। हुजूर आप सभी मेरे दोस्त हैं, लेकिन कोई तो होगा जिसे मुझसे दुश्मनी होगी, अरे कोई तो होगा जिसे मुझसे दुश्मनी होगी, क्योंकि कोई भी कातिल नहीं मेरा अगर, कोई भी कातिल नहीं मेरा अगर, फिर ये कत्ले नागहा क्यों कर हुआ, फिर ये कत्ले नागहा क्यों कर हुआ। आशिकों से पूछने आए हैं वो, आशिकों से पूछने आए हैं वो, उन पे कातिल का गुमा क्यों कर हुआ, उन पे कातिल का गुमा क्यों कर हुआ। धूप जंजीर से, हर नजर तीर से, जिस्म लहका हुआ, रंग दहका हुआ, आँख शोले की लो, सांस बिजली की दो, अधरों की कमान, दुश्मनी कल्बों जान, हर तरफ की अदा, एक बयान में करा, हर तरफ की अदा, एक बयान में करा, हर तरफ की अदा, एक बयान में करा। फिर भी देखे कोई उनकी ये सादगी, अरे आशिकों से पूछने आए हैं वो, आशिकों से पूछने आए हैं वो, उन पे कातिल का गुमा क्यों कर हुआ, उन पे कातिल का गुमा क्यों कर हुआ। जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ, जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ। ये कव्वाली होटल शिवाय में चल रही होती है, जहां पुलिस पहुंचती है, और ये वही होटल है जहां सुरेश ने उस रात पार्टी दी थी। 13 नवंबर की रात के रजिस्टर से होटल मैनेजर देखकर बताता है कि उस सुरेश की पार्टी डिनर पार्टी थी। काफी लोग आए थे, मगर सुरेश साहब का एक फोन आया था रिसेप्शन काउंटर पर। फिर वो उसे अटेंड करने के बाद बाहर चले गए थे। पार्टी शुरू हुई 9:30 पर। फोन आया तकरीबन 10-10:15 बजे, और जब वो लौटे तो मुजरा खत्म हो चुका था, मतलब 11:30 हुए थे। टेलीफोन किसका था ये पूछने पर मैनेजर बताता है कि किसका था किसका नहीं ये तो नहीं पता, मगर आवाज औरत की थी। पुलिस इंस्पेक्टर जोशी की सुई एक बार फिर रानी पर घूमती है। चंद्रशेखर का बयान कि 11 बजे वो रंजीत के घर से बाहर किसी से टकराया था, सुरेश की तरफ इशारा करता है। मिस्टर मेहता एक सबूत की बात कहते हैं। पुलिस चंद्रशेखर के पास पहुंचता है, सुरेश की फोटो दिखाता है तो चंद्रशेखर बताता है कि वो होटल में कल दिखे थे। फिर चंद्रशेखर रानी से मिलने पहुंचता है, सुरेश की पुलिस की थ्योरी बताता है।
सुरेश ने रानी को एक बार आत्महत्या करने से बचाया था। फिर वो रंजीत से मिलते हैं। रंजीत का अक्खड़ स्वभाव के बावजूद सुरेश रंजीत से दोस्ती करने में कामयाब रहता है। रानी को सुरेश सक्सेना का इंतजार रहने लगता है। उसके बाद रानी खुद बताती है कि वो सुरेश को देखकर खिल जाती थी। सुरेश भी उसे तवज्जो देता था, ये उसे पसंद था। रंजीत सुरेश को लीडर बुलाता है। शतरंज खेलते हैं दोनों। रानी फ्लैशबैक में हुई सारी बातों का जिक्र करती है कि एक बार पहाड़ी पर रंजीत सिंह को व्हीलचेयर पर रानी ले जा रही होती है। चढ़ाई अधिक होने की वजह से वो धक्का नहीं लगा पाती। तभी सुरेश आकर मदद करता है। रंजीत सिंह रानी को कहता है कि तुम्हारा तो दिल चाह रहा होगा कि पहाड़ी से मुझे धक्का दे दो। तभी सुरेश कहता है कि हिंदुस्तानी पत्नियों ने अभी तक अपने पतियों को मारना नहीं सीखा। रंजीत ये गीत सुनकर रानी पर तंज करता है। कहता है, उलझन कौन है, मैं या सुरेश? मैं खूब समझता हूँ तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो। सुरेश आया अगली बार तो गोली मार दूंगा।
रानी रंजीत सिंह की हत्या वाले दिन सुरेश को जाकर अपने घर आने के लिए मना करती है। सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें रंजीत से तलाक दिलवाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं रानी। रानी लौटती है, तब रंजीत उसे खूब बेइज्जत करता है, कहता है वो सुरेश को इलेक्शन लड़ने से पहले बर्बाद कर देगा। रानी घबरा जाती है और ये सारी बात सुरेश को बताती है। रानी फ्लैशबैक से वापस लौटकर चंद्रशेखर को बताती है कि उस रोज 13 नवंबर की रात उसने सुरेश और रंजीत से लड़ने की आवाज बाथरूम से सुना। कपड़े बदलकर जब नीचे पहुंची तो फिर लड़ाई हुई, हाथापाई हुई और उसमें गोली चल गई और वो मर गए। ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर मेहता जो सुरेश पर सारे आरोप लगाते हैं। सुरेश के पास सिर्फ कत्ल की वजह है, फिर सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स, चंद्रशेखर का बयान सबको कोर्ट में दोहराते हैं। आपने झूठ क्यों बोला कि आप कत्ल की रात वहां नहीं गए थे? सुरेश कहता है, योर ऑनर, कभी कभी आदमी झूठ बोलता है क्योंकि उसके मान सम्मान का सवाल उठता है। हकीकत को छिपाना चाहता है, मगर रंजीत सिंह के खून से इसका कोई संबंध नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता कहते हैं, मगर रंजीत सिंह की पत्नी से तो इसका संबंध है योर ऑनर। जज मिस्टर मेहता को आरोप लगाने और ज़रह करने के लिए मजबूर करने से रोकते हैं। रानी कोर्ट में उस रात की पूरी घटना को फिर से बताती है। मिस्टर मेहता जब आरोप लगाते हैं कि रानी ने ही नीचे आकर 11 बजे कत्ल किया, तब सुरेश कहता है कि हमारे फाजिल दोस्त खुद की ही बात को कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। नौकरानी ने बयान दिया था कि 11 बजे रानी उसके साथ थी, तो उसी वक्त मैं वहां कैसे मौजूद हो सकता हूं और रानी कत्ल कैसे कर सकती है? क्या खून 2 बार हुआ? मिस्टर मेहता कहते हैं कि हाँ, 2 बार हुआ। मिस्टर मेहता एक सबूत की बात कहते हैं। वो एक पॉकेट घड़ी होती है जिस पर लिखा है, टू माई डियरेस्ट रंजीत ऑन 1st एनिवर्सरी रानी। वो घड़ी रंजीत की जेब में थी और वो गोली लगने पर बंद हुई थी और घड़ी 10:30 पर बंद हुई थी और दोनों बार आपने ही कत्ल किया सुरेश बाबू। मिस्टर मेहता कहते हैं, 2 बार खून हो नहीं सकता, बल्कि हुआ और दोनों बार आपने ही किया। सुरेश कहता है कि अगर खून 10:30 पर हुआ तो क्या 10:30 से 11 में वहां शतरंज खेल रहा था? मिस्टर मेहता कहते हैं, नहीं, बल्कि आप रानी के साथ मिलकर झूठी चोरी की प्लानिंग करते हैं। कमरे की हर चीज पर से फिंगरप्रिंट हटाया, फिर राधा को नौकरानी के बहाने से बुलाया नीचे। सुरेश फिर से गोली चलाए ताकि राधा सुने और उसकी गवाही हो। रानी नौकरानी के सामने थी और सुरेश जा चुका था। मिस्टर मेहता कड़े शब्दों में सुरेश के लिए फांसी की सजा मांगते हैं। सुनकर रानी चीखती है, फिर जज से सच्चाई बताती है कि खून उसने किया है। गवाह के तौर पर चंद्रशेखर को बुलाती है। चंद्रशेखर को होटल में कल के लिए सम्मन मिलता है। वहीं उससे मिलने एक नन आती है सफेद कपड़ों में। अगले दृश्य में कोर्ट में चंद्रशेखर आता है। ज्यों ही शपथ लेने वाला होता है सच बोलने का, वहीं नन कोर्ट में एंटर करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कल की सारी बातों को एक बार फिर से तफ्तीश से दोहराते हैं। चंद्रशेखर कहता है, जी नहीं, इन्होंने अपने पति का खून नहीं किया और मिस्टर सुरेश भी रंजीत सिंह के कातिल नहीं हैं। मिस्टर मेहता कहते हैं, कातिल रानी भी नहीं, कातिल सुरेश भी नहीं, तो क्या कातिल मैं हूं? कोर्ट में ठहाका गूंजता है। मिस्टर मेहता आगे कहते हैं कि आपने बयान दिया था कि धुंध था, इसलिए आपने कातिल को नहीं देखा। अब आपके बयान से लगता है कि आप कातिल को पहचानते हैं। चंद्रशेखर कहता है, जी हां, मैं कातिल को पहचानता हूं और कातिल इस वक्त अदालत में मौजूद है। मगर चंद्रशेखर एक कहानी बताता है। रंजीत सिंह और प्रकाश बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों कारोबार किया करते थे। किरण प्रकाश की प्रेमिका थी। रंजीत सिंह की नीयत किरण पर खराब हुई। उसने गबन के झूठे मुकदमे में प्रकाश को 5 साल के लिए जेल भेज दिया। उसके पीछे से रंजीत सिंह ने किरण की इज्जत तार तार कर दी। फिर किरण ने आत्महत्या कर ली। जब प्रकाश जेल से लौटा तो उस 13 नवंबर की रात प्रकाश और रंजीत के बीच हाथापाई हुई और रंजीत मारा गया। तभी नन बताती है कि किरण मरी नहीं, बल्कि मैं हूं। जज साहब पूछते हैं कि ये प्रकाश कौन है फिर? तब चंद्रशेखर कहता है, प्रकाश मैं हूं। सब चौंक पड़ते हैं।
चंद्रशेखर आगे बताता है कि जब मैं रंजीत के मरने के बाद वहां से निकला तो मेरा बटुआ वहां रह गया था, जिसे लेने में वापस गया। जानबूझकर कार को पेड़ से टकराया ताकि फोन के बहाने से घर के अंदर जा सकूं, मगर तब रानी को देखकर मैं उसे बचाने के लिए प्लान बनाता हूं। सारी बातों को तफ्तीश से बताया। सुरेश और रानी दोनों मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत तो बर्बाद हो चुकी है। मैं इनकी मोहब्बत बचाना चाहता था। कल रात किरण को जिंदा पाकर, सिस्टर किरण को जिंदा पाकर मैंने फैसला कर लिया था कि कोर्ट में सच बता दूं, कानून के हवाले कर दूंगा खुद को। जज साहब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि मिस्टर सुरेश बेगुनाह हैं, तब मिस्टर मेहता कहते हैं, जज साहब, इंसान का जमीर और भगवान का इंसाफ हमेशा कानून की मदद करते आए हैं। चंद्रशेखर के झूठ और प्रकाश के सच को एक बार फिर से कानून को इंसाफ को बचा लिया। जज साहब फैसला सुनाते हैं, अदालत तराजू के दो पलड़ों की तरह है। एक पलड़े में कानून होता है और दूसरे में इंसाफ। कानून की नजर में मिस्टर प्रकाश मुजरिम है, मगर इंसाफ की नजर में वो बेगुनाह है। इसलिए मिस्टर प्रकाश को ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। इस तरह कानून और इंसाफ की जीत होती है। कार्यक्रम सिनेमाघर में आज की फिल्म में इत्तेफाक और धुंध की उलझी कहानी, उसके ताने बाने के साथ उपस्थित थी मैं, आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक